हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार कोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉल इन डे है, आप ही की बात सुनी जाएगी। नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ 021323092328 और 30। 3 लाइन्स हैं, आप कॉल कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। सबसे पहले हमारे कॉलर हैं डॉक्टर सैफुद्दीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मुबशर ज़ैदी साहब, ज़रार साहब और वसतुल्लाह साहब। वालेकुम। सर मैं 2 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा और 2.5 मिनट मुश्किल से आपसे लूंगा अगर आप कॉल ड्रॉप ना हो तो। जी जी सर, एक तो ये कि हम अपने वज़ीर आज़म साहब को समझते हैं कि उनका कोई विजन है और वो किसी मिशन को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ उनकी जो काबीना है वो इसकी आईनादार नहीं। उन्होंने एक बेखबर शख्सियत को मुशीर इत्तलात, एक नॉनसेंस शख्स को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और एक ऐसे शख्स को जिसका अपना कबिला मुतय्यन नहीं है उसको अब हमारा वज़ीर मजहबी उमूर बना दिया। तो सर, वज़ीर आज़म का विजन और मिशन उनके नादान दोस्तों के साथ तो डूब जाएगा। ये तो हो गई सर एक पहली बात जी। अब दूसरी चीज, दूसरा मसला जो कई दिन से आपके प्रोग्राम की जीनत है, मैं भी उसका एक मुतासरा शख्स हूँ। फजाइया हाउसिंग स्कीम कराची, बिल्कुल 2015 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 2019 में गड़े की शक्ल में इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट और अरमानों की कब्र का मंजर पेश कर रहा है। ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया फजाइया ने, लॉन्च किया फजाइया ने, मार्केट किया फजाइया ने, फरोख किया फजाइया ने, और अब कहते हैं कि इसमें एक प्राइवेट पार्टनर मैक्सिम के साथ जॉइंट वेंचर है। ये प्रोडक्ट पर लेबल फजाइया का लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और अब मुजरिमाना खामोशी है। सर, मैं एक 55 साल की उम्र रखने वाला एक डॉक्टर हूँ। 25 साल जिंदगी के तालीम के उसूल में गुजर गए, बकिया 30 साल की जमा पूंजी इस ख्वाब के उसूल में झोंक दी कि हमारे सर पर हमारी अपनी छत होगी, मगर क्या पता था कि इस मुल्की इदारे की तस्वीर दिखाकर हमारे पैरों तले के ज़मीन भी खींच ली जाएगी। फजाइया हाउसिंग स्कीम में तकरीबन 6000 अलाटीज हैं। औसतन फी अलाटी 40 लाख रुपए इनको दे चुका है। तकरीबन 24 अरब रुपए इस इदारे की जेब में जा चुके। ये इसके मोहतात आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ रुपए सालाना सूद ले रहे बैंकों से। 20 करोड़ रुपए हर माह सूद लेते हैं बैंकों से, और अब इन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। हम मुल्क के मुल्की तनाजुर में इस अजीम इदारे का नाम भी इंतहाई मोहतात तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मगर इदारे में मौजूद चंद अफराद ने इस इदारे की बदनामी का बेड़ा उठा रखा है, जिस पर इदारे के सरबराह को तवज्जो देनी चाहिए। इस पर मजीद तो रही है कि ये एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इन्वेस्टर को सीधे मुंह जवाब तक नहीं देते। ठीक है, हम 6000 अफराद अगर एहतजाज करने पर आ जाए ना, तो एक बड़ी सियासी जमात से भी बड़ा एहतजाज कर देंगे, फिर मुल्क के सारे इदारे खड़े हो जाएंगे और ये जो एहतजाज करने वाले इनके खिलाफ हर तरह के इल्जामात भी लग जाएंगे और इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी बन जाएंगे। लेकिन ये हमारी किसी भी तकलीफ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सर, थोड़ा सा इस टाइम आपसे और लूंगा। हम सारे जी सॉरी इतना टाइम था की आवाज़ हम तो मजीद सुनना चाह रहे थे। बहरहाल मोहम्मद तैयब साहब हैं रियाज से, मेरे ख्याल में वो भी इसी पे बात करेंगे, रियाज सऊदी अरब से। जी तैयब भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। सर माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे हैं तीनों आज तो। ज़रार साहब तो बहुत प्यारे लग रहे हैं सर आज। बस ज़रार है ही प्यारा। क्या जी सर। सर मैं अभी 1-2 दिन पहले मैंने खबर देखी, माशाल्लाह आर्मी चीफ साहब मिल रहे हैं बिजनेस टाइकून से और मुल्क की माशी सूरत हाल पे काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है और इत्मीनान भी दिलाया जा रहा है। तो सर अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, मैं भी फजाइया हाउसिंग स्कीम कराची का एक मुतासिर हूँ और ओवरसीज इन्वेस्टर हूँ। तो मेरी तो सर सीधा सीधा आर्मी चीफ साहब से एक दरख्वास्त है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से दरख्वास्त है कि यार आप लोग आवाम को इतना मोटिवेट करते हो, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान में ये होगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएन के अंदर मिसालें दे रहे हैं हजरत अली और वो यहूदी के जो एक वाक़या हुआ था, उनको कैसा इंसाफ मिला रियासत में। तो सर मैं तो सीधा आर्मी चीफ साहब से, अपने वजीर आजम साहब से, जो कि माशाल्लाह रियासत मदीना के नक्शे कदम पे पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, सर मेरी तो उनसे गुजारिश है फजाइया हाउसिंग स्कीम कराची के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाया जाए। सर लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, ये मसले सुन के हल ही नहीं हो रहा मसला, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही
और अभी सर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम सुनकर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। अभी खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेस सेविंग ढूंढ के इस प्रोजेक्ट से निकल रहा है और कोई मैक्सिम प्रॉपर्टीज है, उसकी मशहूरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, शोहरत इतनी अच्छी नहीं है मार्केट में, उसके हवाले करके जा रहा है। कहाँ गया सर हमारा प्रोजेक्ट 2020 का घर और रिफंड जिसको मिलने थे? सर हम लोग तो रुल गए हैं सर, बर्बाद हो गए हम लोग तो। कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, यहाँ पे कोई बंदा जवाब देने को तैयार नहीं है हम लोगों को सर। सही कह रहे हैं। मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि उससे भी कुछ होगा, क्योंकि हमने भी जवाब का इंतजार ही कर रहे हैं वहाँ से। आप अदालत में रास्ता खुला है, आप जाएं, क्योंकि ओवरसीज़ जो भी इन्वेस्टर है ज़ाहिर है उसने बड़ी मेहनत करके वहाँ पैसे कमाए होते हैं, और अगर यहाँ इन्वेस्ट किया है, और जैसे पिछले प्रोग्राम्स में भी हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम पे इन्वेस्ट किया है, तो ज़ाहिर है उनका एक एतमाद है, उस एतमाद को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। तो अदालत में आप जाकर के एक पिटिशन डाल सकते हैं जिसमें कहें कि मसला क्या है। अब बिल्कुल मुझे पता है कि तुम ये कह रहे हो क्योंकि ये आखिरी चॉइस ही होती है किसी की, लेकिन फिर ये मसला वही बन जाएगा जैसे पेंशनर्स हमें कॉल कर रहे होते हैं कि सर 20 साल हो गए हमारे केस को, ठीक है। ये तो दोनों सूरतों में कोई नतीजा तो यही, तो फिर बेहतर है कि अदालत से। हाँ, नहीं आई मीन वही है ना कि यार एक लास्ट रिजॉर्ट है ना आपके पास। अगर फंसना ही है तो फिर चलो। अब तो ऐसा लग रहा है जो सिस्टम है कि फर्स्ट रिजॉर्ट भी अदालत नहीं। और जो अफसोस की बात है कि आपने भी शायद आगे बात की है, मैंने भी आगे बात करने की कोशिश की, मुझे जवाब नहीं, जवाब है नहीं ना। आप 6000 लोगों का जैसे उन्होंने बताया, उनसे 44 लाख रुपए अगर एक ही बंदे से लिए हैं, इतनी बड़ी रकम जमा हुई, तो आपको सोचना चाहिए था कि 5 साल के अंदर आप कुछ डेवलप नहीं कर सके और अब आप निकल रहे हैं। DHA वैली के मुतासरीन जो है इस्लामाबाद में, जी अमाउंट है वही बिल्कुल कर दें। नहीं, DHA वैली का अपने जो इस्लामाबाद पिंडी में हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में हमारी फोर्सेस के लिए भी पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि अगर ये प्राइवेट इन्वेस्टर है, उधर बहरिया टाउन ने चूना लगाया है DHA को, ठीक है, और वो बहरिया टाउन अब वही मलिक रियाज साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे। देखो, अब जितनी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीटिंग्स करनी है ना बिजनेस लीडर्स के साथ, कोई बिजनेस नहीं चल सकती जब तक अवाम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर अवाम के साथ अब ये करोगे तो यार कौन आएगा? सही बात, सीधी बात है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात है ही नहीं है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक एक जवाब नहीं मिला किसी। सही बात, ये क्रिमिनल साइलेंस। मोहम्मद आसिफ हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। इन्होंने तो नहीं इन्वेस्ट किया था। वालेकुम। मोहम्मद आसिफ है। जी मोहम्मद आसिफ ही बोला है। जी अच्छा फरमाइए। अच्छा आपकी 2 कॉलर्स की मैंने बात सुनी, मैं भी मुतासिरीनों में से एक हूँ फदाइया के। जी सर मैंने तकरीबन पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, शुरू में आके तालीम हासिल की, फिर अपनी पिछले 3-4 साल की जो मेरी सेविंग है तकरीबन 80 से 90 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर मैंने फदाइया में दिए हैं। और दुख की बात यह है सर, हम लोगों के साथ मसला यह है कि हम लोग ओवरसीज में रहते हैं जी, हम लोग डे टू डे जाके फदाइया की साइट को नहीं कर सकते। सही बात है। हम लोगों ने, आप कहते हैं ना कि आप ज्यादा प्राइस के जरा कोई सेफ नाम हो उसके साथ जाके बिजनेस करें। अब मुझे आप बताइए फदाइया से ज्यादा सेफ और अच्छा नाम क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। सही कह रहे नहीं आप। और सर ये इतनी तकलीफ है सर, एक तो आपको धोखा मिले उसकी तकलीफ अलग होती है, लेकिन अगर कोई जानने वाला कोई भरोसे वाला दे तो वो जो एक शौक होता है, एक एंजाइटी होती है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग कुछ 10 से 15 हज़ार फैमिलीज हैं, लाख से ऊपर हम लोग हैं, मतलब अगर हम लोगों को फदाइया वाले ही रिलीफ नहीं मिल रहे। अभी मैंने पीएम पोर्टल पे कंप्लेन डाली थी, वहाँ से लिखा हुआ आ रहा है रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। पीएम पोर्टल नहीं, वो तो पीएम पोर्टल पे तो पहले भी जो पहली जिस शख्स ने कॉल की थी हमें 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने भी यही कहा था जी। हेलो, अच्छा चलेंगे। तो अगेन अब क्या कह सकते हैं, पहले 3 कॉलर्स हैं और तीनों एक ही इशू पर बात। अली सिद्दीकी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली सिद्दीकी कराची से बात कर रहा हूँ जी। तो छोटी छोटी बातें करना चाहिए। तो डॉन न्यूज़ चैनल को शाबाश देना चाहूँगा मैं, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है कब्जा ग्रुप का। डॉन न्यूज़ चैनल को शाबाश यूँ देना चाहता हूँ कि आरिफा नूर साहिबा जो अपना प्रोग्राम पेश करती हैं 8 बजे, उन्होंने अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएनओ गए थे, वहाँ जो कुछ उनकी सरगर्मियाँ थी, उस पर शानदार प्रोग्राम पेश किया है, जिसके लिए उनको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने एक्सपर्ट्स को अपने प्रोग्राम में लिया था, सियासतदानों को नहीं लिया था, ना जुबैर साहब को लिया था, ना तुफैल साहब को लिया था। जो उसके एक्सपर्ट्स थे, जो यूनो में काम करते थे, जो इसको समझते थे,
वज़ारत ख़ारिजा के उमूर को समझते थे, उनको लिया और उन्होंने नया शानदार प्रोग्राम किया। आरिफ नूर साहब को हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। आपका बिल्कुल खराज तहसीन पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी बात आपने करनी थी कोई हाल में चले गए तो वक्फा ले लेते हैं, एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं। नवाब शाह से जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कामरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गे के डकारों में वो तकरीर किए जाएं और दाल हमारे लिए अक्सीर किए जाएं, पथराओं में भेजा है कि हम पाएं शहादत, वो दूर खड़े ना रहे तकबीर किए जाएं। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो बिल्कुल फेल हो गई है। अब बाजवा साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अच्छा, अब अगले हफ्ते भी आपने कॉल करनी है कामरान भाई, दोबारा कॉल करनी है तो अभी थोड़ा और देख लें यार, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं ऐसे नतीजे पे पहुंचते यार। सोनम बाजवा की बात कर रहे हैं। एनीवे हाँ, नेक्स्ट कॉलर चले। उमर सगीर हैं दमाम सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। उमर भाई तो मैंने आज फ़ोन किया है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। आप लोग जिस तरीके से प्रोग्राम करते हैं ये वाकई इट इज़ रियली अप्रिशिएबल, और आप लोग प्रोग्राम वाकई ज़रा हट के होता है, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे होते हैं पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अपनी ऑडियंस को समझाते हैं कि टॉपिक क्या है और पूरी आपके पास डिटेल्स होती है। बहुत मेहरबानी। और एक तरह के जो टॉपिक आप लोग ज़ाहिर है अक्सर आप डिस्कस करते हैं वो उसमें ये है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो आप लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरा सवाल जो है वो इन्हीं मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। और जो मसाइल जो हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान के बेतहाशा हैं, उसमें आप लोग अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें आबादी का मसला है और बढ़ती हुई खुदकुशियों का मसला है और माहौलियात का मसला है, पानी का मसला है और बेतहाशा मसाइल। अब सवाल ये है, जिस तरीके से मैं समझता हूँ आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं वो बताते हैं कि हर मसले की नौइयत क्या है और कहाँ तक वो मसला बिगड़ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान की किसी भी एक पार्टी की मतलब उसके पास इतनी ताकत है कि वो हल कर सकते हैं? हाँ। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से आप अपना प्रोग्राम करते हैं और इन टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं, तो बाकी मीडिया चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं वो भी एटलीस्ट इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ बात कर लिया करें? बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि इन टॉपिक या इन मसाइल के ऊपर जो आम आवाम है उनको समझ ही नहीं, ये मसाइल इतने बिगड़ चुके हैं। कोई भी मसला उठा लें आप, हर मसले के अंदर यही कहानी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ठीक करेगी या मतलब कोई और इदारा ठीक कर देगा और अवाम जो है वो कुछ नहीं करेगी। तो इसके लिए अवाम को समझाने के लिए कि भाई ये मसला है, इसको समझो, ये तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इस पे हर रोज बात होनी चाहिए किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इस मसले को हल करना ये आप लोगों का मसला है, आप एटलीस्ट इसको हल नहीं कर सकते हैं तो इसको बढ़ाए मत। सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। और मुझे ये है कि देखिए बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। एक तो ये है कि किसी एक पार्टी के बस में नहीं है मसाइल, ये आपकी बात से एग्री करते, लेकिन हमें समहाउ एक जो वो सिंड्रोम है ना, कोई मसीहा आएगा और हमारे बिहाफ पर हमारी गली से लेके मोहल्ले से लेके हमारा कूड़ा भी उठा के ले जाएगा, उसे डंप कर देगा। अच्छा, तो ये चीज जो है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, जो दूसरी जिसकी तरफ इनका इशारा था जनरल मीडिया और टॉक शोज के बारे में, अभी पिछले सेगमेंट में ही एक शख्स ने कॉल करके बड़ी तारीफ की थी आरिफा नूर की, ठीक है, और क्योंकि एक टेक्निकल इशू के ऊपर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, ठीक है। अब अगेन थोड़ी सी महंगी मिसाल है, लेकिन अगर आप CNN और BBC अल जजीरा भी देख लें, ठीक है, इकोनॉमिक इशू होगा तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट आएगा, सही बात, ठीक है, एनवायरमेंटल इशू होगा एनवायरमेंटल एक्सपर्ट आएगा, सियासत पे बात होगी तो एक सियासी एनालिस्ट होगा, बिल्कुल सही है, तज्जियाकार, और फिर सियासतदान आएंगे। यहाँ पर हर एक चीज में ये एक रूटीन बन गई है कि सर एक नून लीग का होगा, एक PTI का होगा,
एक पीपल्स पार्टी का होगा, या जो भी उस वक्त हाथ लग गया, जिसने भी फोन उठा लिया उसको आपने बुला लिया। कैपेबिलिटी हो या ना हो, उन्होंने बात वही करनी है। तो पॉइंट है कि अगर एक टेक्निकल, और ये एक पता है क्यों होता है, बेसिकली सुस्ती है, ठीक है, और आप एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता सुस्ती है। देखो सुस्ती है यार, इतने अरसे से एक ही तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। देखो नहीं, सुस्ती की बात नहीं है, एक ही तरह के हर पार्टी हर रोज़ के लिए मुख्तस करती है कि आज लेट्स से वो सद ज़रार और मुबश्शिर जो है ना टॉक शोज़ में जाएंगे, हर टॉक शो में वही बैठे हुए हैं, रिकॉर्डेड हुआ है 7 से लेके 11 बजे तक बुलाया जाता है ना। खुद उठ के तो नहीं आ जाते नहीं कि सर मैं आ गया हूं, मुझे बिठा लें। तो जो बुलाने वाले होते हैं तो उनकी क्या सोच होती है ना यार, एक इशू को तो नहीं डिस्कस करना ना, बस वही रूटीन में चलना, तो ये सुस्ती है ना। उसमें एक और मेरे ख्याल में जो टीवी का, अगर मुझे जहाँ तक समझ है, जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ, प्रोड्यूसर और एंकर का भी मसला है। एंकर खुद को अक्ल कुल समझता है और वो प्रोड्यूसर्स को घास नहीं डालता फ्रैंकली, और सिर्फ जो है जी, आप बहुत ज़्यादा उन लोगों को रियायत दे रहे हैं। उनके नज़दीक करंट अफेयर्स की डेफिनेशन ये है कि जो आज हो रहा है, नून लीग ये कह रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, पीटीआई ये कह रही है, करंट अफेयर्स की उनकी डेफिनेशन आज तक महदूद है। हमारी जो करंट अफेयर्स की डेफिनेशन है, किसी हद तक शायद हम कोशिश करते हैं कि उसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स जो मेरी ज़िंदगी को डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स की डोमेन में शामिल हैं। तो जब यही समझ नहीं होगी किसी प्रोड्यूसर को या एंकर को, तो वो कुएं के मेंढक के तौर पे घूमता रहेगा और वो वही शेख रशीद होगा, वही फलाना सेनेटर होगा, वही XYZ होगा। तो मसला ये है कि कैपेसिटी ही नहीं है सोचने। ठीक है, कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन मैं आपको एक हालिया मिसाल देता हूँ, कसूर चूनिया में जो हुआ, ठीक है। अब इस इशू पे सियासतदानों से डिस्कस करने का क्या है आपको? हाँ, सीधी बात है ना यार। और वो ये होता है कि आपके दौर में ये हुआ था, हाँ, तो अब भी ये हो रहा है, तो आप बताएं आपके दौर में जो क्यों हुआ था। और पहले तो प्रोड्यूसर और जो है एंकर समझे ना कि मसला क्या है, उसके बाद यही मैं कह रहा हूँ, वो कहेगा कि फलां को बुलाओ। उनको तो ये बताया गया है कि ना, तो उन्होंने कहा प्रोड्यूसर से ये कहा, तो आप वाली बात के जिसने पहले फोन उठा लिया। नहीं, वही है ना, प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली टेलीफोन ऑपरेटर्स के खुदा के लिए आ जाएं, प्लीज आ जाएं। इसका मतलब है कि दिमाग से सोचने की जो सूरत हाल आदत है वो नहीं है, या उस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा करते, वो कैपेबल ही ऐसे नहीं। अक्सर ज़रार से पूछे या मुझे कभी फोन आता है कि फला टॉक शो में जाना है, अब आप गलती से पूछ लें कि टॉपिक क्या है, आजकल के हालात तो उसके बाद आप किस तरह से उस टॉपिक में जाएंगे, आजकल के हालात के ब्रेक ले लें। अच्छा, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी, और हमारे अगली कॉलर हैं मिसेस मुमताज़ कुरैशी कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने भाइयों को बहुत बहुत सलाम अर्ज़। वालेकुम अस्सलाम जी। भैया बात सुने, मैं आपकी तवज्जो से एक मसले की तरफ आर्मी चीज की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ जी, क्योंकि आजकल तमाम मसलों का मेरा ख्याल आर्मी कर सकते हैं, कल बिजनेसमैन का भी किया है। हम लोग बुढ़े लोग हैं, मियाँ मेरे 85 साल के हैं, मैं 76 साल के हूँ, हम मुलाजमीन के रहमो करम पर पड़े हुए हैं। बच्चे हमारे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बड़े बाहर के मुल्कों में, तो क्या ये जो इन्होंने क्लब बनाए हुए हैं, क्या ऐसे क्लब नहीं बना सकते कि जिसमें हम लोग भी मेंबर बन जाए और रहें और हमें तमाम किस्म की फैसिलिटी, ताकि हम जो नौकरों के मुलाजमीन के रहमो करम पर पड़े वो बहुत मुश्किल में है। मैं सिर्फ इसलिए आदमी चीज को कहना चाहती हूँ क्योंकि हर मसले का हल इस वक्त हुआ रहता है। बाकी हमारे वज़ीर आज़म साहब को कश्मीर की बस्ती के पीछे लगे, आजकल मौलाना फजलुर रहमान के पीछे लगे। खुदारा मेरी बात बहुत सुनिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान, मेरे मियाँ भी ज़ईफ़ आदमी है, मैं भी ज़ईफ़ हूँ, लाज़िम बहुत है। मैं आपकी तवज्जो से इस तरह के ओल्ड होम के लिए जरूर कहना चाहता हूँ जिसमें हम पेमेंट के साथ हैं, क्योंकि गरीबों के तो अल्लाह ताला ने साहब को बहुत दिया हुआ है, इस तरह के चैरिटेबल काम में करते रहे। लिल्लाह में आपके तवज्जो जरूर दिलाते रहे।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा वैलिड बिल्कुल है, बिकॉज देखें मतलब जब तक वो एक फैमिली का सिस्टम था आपको ओल्ड एज होम्स और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अभी भी है लेकिन वो सब है कम्युनिटी बेस्ड जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे माशरा तब्दील हो रहा है तो अब इस तरह की फैसिलिटी की भी एक ज़रूरत बनती जा रही है, अगर अभी भी नहीं है तो बनती तो जा रही है, नो डाउट अबाउट इट। अगले कॉलर में एजाज अहमद कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे मिजाज हैं सर। अल्लाह करम सर जी मैं 2 मिनट सिर्फ आप लोगों का चाहूँगा। जैसे जरूर। आज मैं सर एक मेडिकल स्टोर पे खड़ा था तो एक खातून आई वहाँ पे, तो वो मेडिकल स्टोर वाले को कह रही थी कि भाई मेरा 4 महीने का बच्चा है तो मेहरबानी करके कोई ताकतवर की दवाई दे दें। तो वो मेडिकल स्टोर वाला उससे कह रहा था कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, 500-600 रुपये डॉक्टर ले देगा तो आप उनको दिखाएं। तो नहीं आप दे दें, जो भी दे दें, ताकत की दवाई दे दें। मतलब इन शॉर्ट वो 500-600 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो खान साहब से मैं आपके तरफ से ये कहना चाहूँगा कि मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और यूएनओ में स्पीच करना अच्छी बात है, मतलब आपकी स्पीच से किसी का पेट नहीं भरेगा। आप हर दूसरे दिन बिजली महंगी करते जा रहे हैं, तो काइंडली इस बात पे गुर्बत की एलिमिनेशन जिस तरह होती है ना, कि इस बात पे आप फोकस करें और इसको प्रायोरिटी दें कि मतलब एक आम बंदा कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकता और आप हर दूसरे दिन आपका सिर्फ 1 घंटे के लिए एसी बंद कर दिया जाए तो आप किस तरह कैसा लगेगा सर? सही बात। तो छोटी सी छोटी चीजें ये गरीबों का सोचें और सिर्फ गरीबों का सोचें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सोचना भी चाहिए। सही बात। सोहेल अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे पहले तो मुबारकबाद आप तीनों को बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे। इस वक्त जो मेरे क्वेश्चन या मैं जो आपको एक सेशन देना चाह रहा हूँ जी ये है कि लाइक इस वक्त जो बहुत सारे इदारे मास्टर्स की डिग्रियां बांट रहे हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, और इवन वो फैकल्टी भी उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है जो उसके प्रिस्क्राइब कोर्सेज को पढ़ाने के लिए चाहिए होती है। तो ये एक नया डिजास्टर सोसाइटी में नहीं शुरू कर रहे आप? एक तो अगर उनकी सब्जेक्ट लाइंस देखेंगे, कोर्सेज देखेंगे, वो ऑलमोस्ट सेम है। MBAs, फाइनेंस जो कि टेक्निकल फील्ड्स हैं, उसके अंदर तो बिल्कुल भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हाथ भी नहीं डालती क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है उनके लिए कि वो उसको पढ़ा सकें। पेरेंट्स ऑलरेडी स्कूलिंग और कॉलेज सिस्टम में पैरेलल फाइनेंसेस पे कर रहे होते हैं ट्यूशन फी के साथ, स्कूल ट्यूशन फी के साथ प्राइवेट ट्यूशन फीस या कोचिंग सेंटर्स या इस सूरत में। तो इस महंगाई में जो बर्डन फैमिलीज हो रही हैं उसमें जब हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में इतना जुल्म नहीं है ये। एक तो ये कि जो दाखिले मास्टर्स में दिए जा रहे हैं वो काफ़ी मतलब उस पर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। वो परसेंटेजेस, वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए लोगों को जिस पर उनको दाखिले मिल रहे हैं। बैचलर्स को देखा नहीं जा रहा, चीज़ें आगे दी जा रही हैं। तो क्या ये एक नया डिजास्टर नहीं है? 10-15 साल के बाद एक बहुत मास्टर्स आप मार्केट में प्रोड्यूस करके भेज देंगे जो कि आगे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। बराए मेहरबानी अगर आप लोग इस पे थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा फैक्ट्स, कोई चीज़ें लोगों को बताएं, इंफॉर्मेटिव एक सेशन कर दें ताकि वो थोड़ा सा उनको पता अपने बच्चों के साथ करना क्या। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है और वाकई ये बात है कि हमें करना चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि एजुकेशन यकसा करेंगे और सारा कुछ होगा, तो आज भी उन्होंने ऐसी ही बात की है। तो लेट्स होप, लेकिन ये कि वाकई कोई अच्छे एजुकेशनिस्ट के साथ हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए कि जनाब जो एजुकेशनिस्ट के साथ एक और जो मेरी नज़र में बहुत सारा ज़रूरी है करियर काउंसलर। हाँ, करियर काउंसलर, क्योंकि आजकल ये अब सूरत हाल हो गई है कि आप 5 साल मेहनत करके एक डिग्री हासिल कर सकते हैं जो 5 महीने में ऑब्सोलीट हो सकती है। वही ना भेड़ चाल, हमारे यहाँ एक भेड़ चाल का भी इशू है, जैसे उन्होंने कहा यही है वो मशरूम MBA फाइनेंस, MBA फाइनेंस, MBA फाइनेंस। इस तरह एक वक्त पे डॉक्टर इंजीनियर था, अब MBA। सही बात। बहरहाल एक वक्त वेलकम बैक। रज़िया बेगम है हमारे साथ सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ जी, बताइए। मैं एक खास बात करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से कि हमारे अपने वजीर आज़म इमरान खान और उनकी मिसेज मैडम बुशरा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जहाँ ये कहते हैं ना कि इस्लामी हमने मदीना की रियासत बनाना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को मदीना की रियासत कैसे बनाएंगे? पहले हमारी इन औरतों और लड़कियों को दुपट्टे तो कराएं जी। कितनी शर्म की बात है, नंगी औरतें आ जाती हैं और इतनी हमारी बच्चियों की तरबियत इतनी गलत हो रही है। तो तरबियत के जिम्मेदार वालिदैन, रियासत का काम तो ये वालिदैन तो है, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वालिदैन तो है, वालिदैन कितना ही फिर अपने बच्चियों को रोकें। ये जो खबरें देने वाली हैं इन्होंने कभी दुपट्टे ही नहीं किए होते। हमारे ये पुराने पाक में जी। अच्छा चलिए, इनका व्यू है। और अब्दुल हसीब है कराची से। जी हसीब भाई। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हेलो, आवाज बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर, पहले तो ये कि मैं आई अप्रिशिएट कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं। यकीन जाने पाकिस्तान में कोई और चैनल है ही नहीं जो कि हमारी सुने। और दूसरी बात यह है कि मैं कराची से रिलेटेड हूँ, तो मैं कराची ही की बात करूँगा सर। बहुत बुरा हाल है, यकीन जाने ट्रांसपोर्टेशन तो तबाह हुआ है कसम से। और दूसरी बात ये सर कि एक फिल्म थी रैम्बो, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक बाहर से आने वाले बंदे को उसके खिलाफ एक्शन लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि हर पुल के नीचे हर जगह कच्ची आबादियां बन रही हैं और लोग आके बस रहे हैं, और उन्हीं में से लोग फिर कार्रवाई करते हैं, डाके डालते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये क्या कानूनियत फैल रही है। मैंने इस कराची को 80 में बड़े अच्छे हालात में देखा है, और अब ये है कि पानी भी चोरी हो रहा है, डाके भी डल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सर। पहले कहते थे कि MKM करवा रही है, अब वो नहीं रही, तो अब कौन करवा रहा है? और ये वाहिद, मैं कराची को वाहिद देख रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन किसके पास है। यानी मैं बाहर भी गया हूँ, उधर भी ट्रांसपोर्ट होती है। क्या हर आदमी की जिम्मेदारी पैदा होते ही एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल अपने बच्चे को दे देंगे, ये ले आप, तुम्हारी लाइफ इसके साथ गुजरेगी? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। सही। और दूसरी बात सर कि तीसरी बात बल्कि हो गई कि सर गवर्नमेंट को कहें कि खुदा के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में तवज्जो देने की बजाय अमली कदम उठाएं। ये सॉफ्टवेयर जो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर ही रह जाएंगे और ये लोग जो ना पिस जाएंगे। हमने तो बड़ी उम्मीदों से इनको लेकर आए थे, हमें नहीं पता कि लोग और क्या कह रहे हैं क्या नहीं, लेकिन इनके बाद कोई और उम्मीद रही ही नहीं। बस यही सर। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, आप तीनों जना बहुत बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर कॉलिंग। एंड यार मतलब कराची का बंदा क्या कहे यार, कचरा उठाने के लिए आपको बाहर की कंपनियां बुलानी पड़ती हैं। अच्छा, जो कचरा उठाना पड़ता है वो भी भाग जाती हैं। अच्छा, फिर एक दूसरे के ऊपर कचरा आप उछाल रहे होते हो, कचरा उठा नहीं रहे होते ना। ये तो इसका काम है, ये इसने काम नहीं किया। हाँ अच्छा, पब्लिक आजकल तो वो भी नहीं हो रहा, वो आजकल वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, कोई मैस ट्रांजिट आपके पास नहीं है, हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मैस ट्रांजिट से मेरी मुराद मेट्रो, BRT। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है ना यार, लेट्स बी रियल अबाउट इट। एम्बुलेंसेज भी प्राइवेट ही हैं। सही बात। बहुत धूम धमक्के के साथ अमन फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज आपने ली थी। पिछले 3 दिनों से वो एहतजाज कर रहे हैं, और पता नहीं शायद महीने से एहतजाज करेंगे जी हमारी तनख्वाहें नहीं मिली, 3 महीने की तनख्वाहें नहीं दी। तो वाकई कहते हैं ना कि गवर्नेंस आके खत्म होती है कराची पे, खत्म, क्योंकि गवर्नेंस है ही नहीं। और ऐसा है, इवन मेरी अपनी गली में जहाँ मैं रह रहा हूँ यार, गटर का पानी बहे चले जा रहा है, मुसलसल सड़क टूट रही है, और बस बातें करवा लोगे। हफ्ता ये वो हो रहा है जब महीना सफाई बनाया जा रहा है कराची। जी सर, हाँ, है ना? आप सोचेंगे बाकी 11 महीनों में क्या होगा? हाँ, बाकी 11 महीने। अच्छा, नहीं, अब बस आखिरी 30 सेकंड बच गए हैं सर अभी। हाँ, चलिए, अब तो हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।